हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज हम देखेंगे साझेदारी का विघटन। जब पार्टनरशिप के अंतर्गत साझेदार अपने व्यापार को बंद करना चाहते हैं तो उसे साझेदारी का विघटन कहा जाता है। जब विघटन होता है तो साझेदारों के बीच का आपसी जो समझौता है वो समाप्त हो जाता है और व्यापार बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, अपने घर को लॉक करके जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम केवल घर में ताला नहीं लगाते, घर के लाइट्स और हमारे इक्विपमेंट्स हैं उन्हें भी बंद कर देते हैं। इसी तरह से जब साझेदारी का समापन होता है, विघटन होता है, जब साझेदार अलग होते हैं तो दुकान में ताला बस लगाने से काम नहीं चलता। उनको अपने व्यापार की संपत्ति और दायित्वों को बंद करना पड़ता है। जो खाते उन्होंने खोले हैं उन खातों को उन्हें क्लोज करना पड़ता है और इसके लिए जो खाता बनाया जाता है उसे वसूली खाता कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, इसमें व्यापार की समस्त संपत्ति और दायित्वों के खातों को ट्रांसफर किया जाता है और ट्रांसफर करके हम इस खाते को क्लोज कर देते हैं। कैसे होता है तो देखिए, संपत्तियां जो होती हैं, है ना, वो संपत्तियां आपके डेबिट बैलेंस दिखाती हैं। तो उनको क्रेडिट करने के लिए, ठीक, उनको क्रेडिट करने के लिए वसूली खाते को हम डेबिट करते हैं और जितनी संपत्तियां हैं व्यापार में, रोकड़ और बैंक को छोड़कर सारी संपत्तियों को हम इसके डेबिट साइड में दिखाते हैं। इसी तरह से जो दायित्व होता है, हमारा जो बैलेंस शीट है, चिट्ठा है, उसके दायित्व साइड में जितनी लायबिलिटीज है हमारे व्यापार की, कैपिटल है, ठीक है, साझेदारों के लोन है, जनरल रिजर्व है, ठीक, इनको छोड़कर क्या क्या, पूंजी, सामान्य संचय, साझेदार का ऋण, इनको छोड़कर बाकी जितने दायित्व हैं, क्रेडिटर्स है, देय बिल है ना, और अन्य प्रकार के जो दायित्व हैं उनको इसके क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके असाइनमेंट जो इस माह का है ना, उस असाइनमेंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। सेम क्वेश्चन तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। आप इसको समझकर जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, काला, गोरा और भूरा साझेदार है ना। स्माइल आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो असाइनमेंट में है वो सेम क्वेश्चन नहीं है। नाम सेम है पर अमाउंट चेंज है। तो ये वीडियो आपको उस असाइनमेंट को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। काला, गोरा और भूरा साझेदार हैं जो लाभ हानि 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2018 को उनका स्थिति विवरण निम्नानुसार था। स्थिति विवरण आपके प्रश्न में दिया हुआ है, मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, वो आपको दिखाई देगा। दायित्व साइड है लेनदार, सामान्य कोष, पूंजी। संपत्ति की ओर है बैंक में रोकड़, देनदार, है ना, संचय भी माइनस किया है, प्रोविजन उसमें, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। नीचे समायोजन दिया हुआ है, उस तिथि को साझेदारी का विघटन किया, संपत्तियों की वसूली निम्नानुसार हुई। देनदार 7,000, स्कंद 5,000, फर्नीचर 1,000, भवन 25,000। लेनदार 11,000 में तय हुए। ये ज्ञात हुआ कि नुकसान के कारण 3,000 रुपए के दायित्व का भुगतान करना है। विघटन के व्यय 1,000 रुपए हैं। वसूली खाता, रोकड़ खाता तथा पूंजी खाता हमें बनाना है। हम शुरू करते हैं। देखिए क्या बताए थे, संपत्ति साइड में बहुत सिंपल है, वसूली खाता। पार्टनरशिप में जितने भी अकाउंट हम तैयार करते हैं उसमें मेरे हिसाब से सबसे सरल होता है वसूली खाता। डेबिट साइड में जितनी संपत्तियां हैं उनको हमको एज इट इज उतार लेना है, केवल रोकड़ और बैंक को छोड़कर, है ना। तो जो चिट्ठे में आपके दिया हुआ है उसको यहां उतार लेंगे। जैसे देनदार,
देनदार 8,000 रुपए है। संचय को अलग से दिखाएंगे, संचय को हम इधर दिखा सकते हैं। संचय की राशि दी हुई है 200 रुपए। इसके बाद और संपत्तियों में है स्टॉक। स्टॉक है 6,000 रुपए, फर्नीचर है 2,000 रुपए और भवन है 22,000 रुपए। तो देखिए हमने क्या किया, संपत्ति साइड में जितने आइटम थे सबको हम डेबिट साइड में ले लिए। संचय था उसको क्रेडिट साइड में लिखे, वो लायबिलिटीज होता है। रोकड़ बैंक को छोड़कर बाकी संपत्तियां हम यहां उतार लेते हैं। इसी तरह से दायित्व पक्ष में जितने आइटम हैं, पूंजी, सामान्य संचय, साझेदार का अगर ऋण है उसे छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर बाकी आइटम हम यहां लिख लेंगे। तो यहां केवल हमारा क्या आएगा, विविध लेनदार। ₹12,000 लेनदार का अमाउंट हमने यहां नोट कर लिया। अब क्या हुआ, कुछ संपत्तियों को हमने बेचा। भाई बंद कैसे करेंगे खातों को, उन संपत्तियों को बेच देंगे क्योंकि वसूली हो रही है। वसूली हो रही है मतलब सारा सब चीज हम वसूल कर लेंगे और जिनको पेमेंट करना है उनको पेमेंट करके बाकी अमाउंट साझेदारों को भुगतान कर दिया जाएगा। तो कुछ संपत्तियां हैं जिन संपत्तियों को हम बेचेंगे, संपत्तियां बेचेंगे तो रोकड़ खाता डेबिट होगा। पहले क्या होता था, पहले हम क्या एंट्री करते थे, पहले हम एंट्री करते थे रोकड़ खाता डेबिट जिस संपत्ति को बेचे हैं उस संपत्ति के नाम से। मान लो मशीन बेचे तो रोकड़ खाता डेबिट मशीन खाता से, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये हम जनरल एंट्री करते थे। पर ध्यान रखिएगा हमने सारे संपत्तियों को वसूली खाते में ट्रांसफर करके उनके खाते क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। अब फिर से उसमें हम एंट्री करके उस खाते को नहीं खोलेंगे। तो अब क्या होगा, बेचे तो हैं, तो अब क्या करेंगे, जो बेचे हैं वो सब किसके नाम पर, वसूली खाते के नाम पर लिखेंगे। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट। तो रोकड़ खाता क्रेडिट साइड में आ गया। अब जितनी संपत्तियों को हमने बेचा उनका नाम लिख लेंगे। जैसे देनदारों से जितना पैसा मिला उसको देनदार के नाम पे लिख लेंगे, ठीक है। स्टॉक, फर्नीचर, और भवन, इनसे जो अमाउंट हमें मिला वो अमाउंट हम यहां पर लिख लें। तो देनदारों से मिला 7,000, स्टॉक से मिला 5,000, फर्नीचर से मिला 1,000 और भवन को बेचने से मिला 25,000 रुपए। इनका टोटल कर लेते हैं, ये 38,000 38,000 रुपए हमें संपत्तियों के विक्रय से मिले। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम इन संपत्तियों को बेचेंगे तो इनसे जो पैसा मिलेगा उस पैसे को हमको घर नहीं ले जाना है पार्टनर, उसको घर नहीं ले जाएंगे। उस पैसे का क्या करेंगे, उस पैसे से सबसे पहले वो अपने दायित्वों का पेमेंट करेंगे। जो दायित्व है, जैसे लेनदार है 12,000 रुपए, तो उसका पेमेंट करना है। पहला काम हम अपने लायबिलिटीज को पे करेंगे। अब अगर प्रश्न में दिया है तो जितना दिया है उतना लिखेंगे, अगर नहीं दिया है कुछ भी तब भी हमको ये अमाउंट देना है, ठीक है। यहां देख लेते हैं, प्रश्न में शायद दिया हो, चलिए देखते हैं। लेनदार 11,000 रुपए में तय हुए, तो लेनदारों को हम पेमेंट करेंगे। इस साइड लिखेंगे रोकड़ खाता से। यहां कोष्टक में चाहे तो आप लिख सकते हैं लेनदार, ताकि पता रहे कि ये अमाउंट हम क्यों लिख रहे हैं, लेनदार से लेनदार को पेमेंट करने के। प्रश्न में आगे दिया है कि यह ज्ञात हुआ कि नुकसान के कारण 3,000 रुपए के दायित्वों का और भुगतान करना है। 3,000 रुपए के लायबिलिटीज हैं वो हम और चुकाएंगे, उनको भी यहीं पे लिखेंगे। जितना भी पैसा हम देंगे वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ये हो गया 3,000। देखिए पहले क्या होता था, पहले होता था जब हम लेनदार को पैसे देते थे तो लेनदार को हम डेबिट करते थे, कैश अकाउंट क्रेडिट होता था। पर यहां पर चूंकि हम लेनदार के खाते को बंद कर चुके हैं, इसलिए जो पेमेंट होगा वो वसूली खाते के नाम पर हुआ। अब सारा काम हम वसूली खाते के नाम पर करेंगे। पैसा लेंगे वसूली के नाम पर, पैसा देंगे वसूली के नाम पर।
इसी तरह से ये जो दायित्व है 3000 का, ये पेमेंट की, ये भी वसूली के नाम पर। तो जनरल एंट्री हो जाएगी वसूली खाता डेबिट, रोकड़ खाता सी। स्वाभाविक सी बात है कि ये सारा हम जब काम करेंगे तो इन काम को करने में फ्री में तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ अमाउंट उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, है ना। ये सारा सब चीज काम करने के लिए, अपने व्यापार को बंद करने के लिए हमको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट पे होगा वो किस नाम से होगा, उसको हम कहते हैं विघटन के व्यय। ठीक है, वो विघटन व्यय वसूली व्यय के नाम पर लिखा जाता है। ठीक, तो उसका अमाउंट भी हम यही डेबिट में रोकड़ खाते के नाम पर लिखेंगे। तीनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हम तीनों को अलग अलग दिखा रहे हैं। यहां हम व्यय लिख देते हैं। तो ये अमाउंट है। अब जैसा कि होता है कि जब क्रेडिट साइड अधिक होता है तो प्रॉफिट है, और डेबिट साइड अधिक होने पे लॉस है। हम देख लेते हैं कि किस तरफ की राशि कम और किस तरफ की राशि अधिक हो रही है। टोटल करके देख लेते हैं। इधर है 50,200 रुपए, और इस साइड का टोटल देखते हैं कितना हो। टोटल करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है ना। डेबिट साइड का हमारा जो अमाउंट है वो क्रेडिट से अधिक है। डेबिट साइड में है 53,000 रुपए, जबकि क्रेडिट साइड में है 50,200 रुपए। तो इसका मतलब है कि हमें लॉस हुआ। बैलेंसिंग फिगर हम निकाल लेंगे, और वो कहां जाता है, साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में, बाई कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाता को। साझेदारों का नाम लिख लीजिए, काला, गोरा, भूरा। इनको जो भी लॉस हुआ है उस अमाउंट को इनके प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इस करके हम देखेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2800 रुपए आएगा। उस 2800 रुपए के अमाउंट को इनके बीच में 2:1 के अनुपात में डिवाइड करना है। किस रेशियो में, 2:1। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व होगा तो इन तीनों को मिलेगा 1120, और इसका हो जाएगा 560। ये 2800 रुपए इस तरह से इन तीनों में डिवाइड कर दिया गया। तो ये है हमारा वसूली खाता। सिंपल सा है। जितनी संपत्तियां होंगी डेबिट में लिख दीजिएगा, जितने दायित्व होंगे क्रेडिट में। क्या क्या नहीं लिखना है, रोकड़ बैंक नहीं लिखना है, पूंजी, सामान्य संचय और साझेदार का ऋण। साझेदार का ऋण अगर उसका उसकी पत्नी का है, उसके भाई का ऋण है, वो आ जाएगा, साझेदार का ऋण नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, संपत्तियों को बेचेंगे, पैसे मिलेंगे, उस पैसे से खर्चों का भुगतान कर दिया जाएगा, लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे, और फिर प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हमें बनाना है साझेदारों के कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों ये है हमारा कैपिटल अकाउंट का प्रारूप, है ना, विवरण और जितने साझेदार हैं उनके नाम। क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं साझेदारों की पूंजी का शेष लाया। आपको बुक में, आपके क्वेश्चन में ये अमाउंट दिया होगा, वही अमाउंट यहाँ क्रेडिट साइड में हम। काला की पूंजी है 15,000, 12,000 गोरा की, और 6,000 रुपए भूरे की पूंजी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ, सामान्य संचय, वो अमाउंट इनके बीच में 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर प्राप्त होता है, वो उनके क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। 5,000 रुपए है, उसको 2:1 में बांटेंगे तो 2,000, 2,000 और 1,000 रुपए तीनों को मिलेगा। और कोई अलग से पूंजी के बारे में सूचना नहीं है। और जो वसूली खाता हमने बनाया उससे हानि हुई थी, उस हानि को इनके डेबिट साइड में हम लिख देंगे, वसूली खाता से, है ना। जहां आप चाहो तो कोष्टक में हानि लिख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसकी हानि थी 1120 रुपए, इसकी भी हानि थी 1120, और इसकी हानि थी 560। इसके बाद हम टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का अमाउंट अधिक होगा, इसका 7,000, इसका 14,000 और इसका 17,000 रुपए।
7,000, 14,000 रुपए और 17,000। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर इनको पेमेंट करना है। बैलेंस नहीं निकालेंगे। अभी तक के प्रश्नों में हम क्या करते थे, यहाँ पर बैलेंस निकालते थे, शेष लिखते थे। पर अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा व्यापार बंद हो रहा है। बंद हो रहा है मतलब इनकी कोई पूंजी अब व्यापार में नहीं रहेगी। जो भी इनका पैसा होगा वो हम इनको पेमेंट कर देंगे। तो 17,000 में 1,000, तो ये आ जाएगा आपका 15,880 रुपए। यहाँ 12,880 रुपए और यहाँ पर हो जाएगा 6,400। तो इस तरह से हम साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कर लेंगे और पूंजी खाता तैयार करने के बाद हमारा लास्ट एक काम और बच जाएगा, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन में आपके लिए नहीं करना। आपके लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया, पर जो क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं उसमें हमें रोकड़ खाता भी बनाना है। रोकड़ खाता चिट्ठे के समान ही बनेगा। जैसे चिट्ठा बनता है और उसके दोनों साइड अमाउंट बराबर आते हैं, वैसे ही वसूली में रोकड़ खाते में दोनों साइड के अमाउंट सेम आते हैं, है ना। दोनों तरफ की राशियां एक समान होती हैं। प्रारूप वही रहेगा, विवरण राशि विवरण राशि, डेबिट क्रेडिट दो साइड होगा। ये डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट। ठीक है, रोकड़ खाता यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ अमाउंट सेम आएगा। अगर आपने सवाल सही हल किया है तो दोनों तरफ की राशियां बराबर है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले हम डेबिट साइड में रोकड़ खाते का शेष लिखेंगे। रोकड़ का शेष हमेशा डेबिट होता है। अच्छा सॉरी, है ना, इन्होंने देखिए, इन्होंने रोकड़ अपने घर में नहीं रखा है। इन्होंने क्या किया, रोकड़ को बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मैं नहीं ध्यान दे पाया था। इन्होंने पैसे अपने घर अपने व्यापार में नहीं रखे हैं, उसको उन्होंने बैंक में जमा करा दिया। तो हमको रोकड़ खाते की जगह यहाँ क्या लिखना है, बैंक खाता। ठीक है, बैंक खाता लिखेंगे अगर बैंक में पैसे हैं। अगर कैश इन हैंड है तो हम रोकड़ खाता लिखेंगे। अब इसमें एक आपको और चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, यहां जहां हमने रोकड़ लिखा है यहां आपको बैंक खाता लिखना पड़ेगा। और जो वसूली खाता था, वसूली खाते में भी जहां जहां हमने रोकड़ लिखा है उसकी जगह आपको बैंक खाता लिखना पड़ेगा। ठीक है, जहां हमने रोकड़ खाता लिखा है उसको आप चेंज करके बैंक खाता कर लेंगे। अगर बैंक में रोकड़ है तो, अगर कैश इन हैंड है तो कैश खाता, है ना, कैश अकाउंट ही आएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के शेष डेबिट ही हैं, 12,200 रुपए। अब कहां कहां से पैसे मिले और किसको किसको हमने पेमेंट किया, वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख बैलेंस लिख लेंगे। बैलेंस लिखने के बाद जो वसूली से हमें पैसे मिले उस अमाउंट को हम इसके डेबिट साइड में यहाँ पर लिख लेंगे। वसूली खाता से हमें कितना मिला था, 38,000 रुपए मिले थे। क्यों मिले थे, संपत्तियों के विक्रय से मिले थे। संपत्तियों को बेचे थे, उससे 38,000 रुपए हमें प्राप्त हुआ था। इस 38,000 रुपए को हमने क्या किया, इस 38,000 रुपए से हमने पेमेंट किया। वसूली खाता क्या क्या दिए, देखिए लेनदार को दिए थे कितना, 11,000 रुपए। लेनदार को 11,000 हो गया। फिर लिखेंगे वसूली खाता, और दायित्व का पेमेंट किए थे। दायित्व को कितना दिए थे, 3,000 रुपए। और फिर वसूली खाता, तीसरा पेमेंट किसका हुआ था, तीसरा पेमेंट हुआ था व्यय का। ठीक है, आप चाहे तो एक बार वसूली खाता को लिखिए और नीचे, है ना, लेनदार को, दायित्व को और व्यय को करके तीनों का टोटल अमाउंट यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। इसके बाद सारे पेमेंट हो गए। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अंतिम में साझेदारों की पूंजी का पेमेंट किए, तो हो जाएगा पूंजी खाता काला गोरा
भूरा। तीनों साझेदारों को जो पेमेंट यहाँ हम किए हैं वो नोट कर लीजिए। 15,880, 12,880, 6,440। ये टोटल पेमेंट, इन तीनों का टोटल कैपिटल जो पेमेंट हुआ वो था 35,200 रुपए। इसके बाद अब और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है तो हम यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे। टोटल दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 50,200 रुपए और इस तरफ 200, 3, 4, 5, 50,200 रुपए। दोनों तरफ बैंक अकाउंट का हमारा टोटल सेम आएगा, बराबर आएगा और इसका मतलब है कि हमारा जो पूरा हम सॉल्व किए हैं वो हमारा सॉल्व सही है। ठीक है, अगर हमने सही सही क्वेश्चन सॉल्व किया है तो यहाँ 1 रुपए का भी बैलेंस नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? वो दुकान बंद कर रहे हैं, अपना धंधा बंद कर रहे हैं, धंधा बंद कर रहे हैं तो क्यों पैसा छोड़ेंगे, है ना? उनका पैसा 1 रुपया भी उनके अकाउंट में अब नहीं बचेगा। सारा सब चीज क्लियर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आने वाले क्वेश्चन आपको इसी तरह से हम और देते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे आप सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।